हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम दो फंक्शंस के ओवरऑल इफेक्ट को एक कॉम्पैक्ट फंक्शंस के रूप में देखेंगे। तो दो फंक्शंस के मिलने से जो एक नया फंक्शन बनता है वो किस तरह से बनेगा और उसका जो इम्पेक्ट क्या होगा वो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। सो वी आर गोइंग टू लर्न कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस टुडे। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जब भी बोर्ड एग्ज़ाम लेता है तो हर स्टूडेंट को एक रोल नंबर असाइन करता है। तो नेम ऑफ स्टूडेंट इज़ असाइंड ए बोर्ड रोल नंबर। और जब उस स्टूडेंट की कॉपी चेक होने के लिए इन्विजिलेटर के पास जाती है तो इन्विजिलेटर के पास भेजने से पहले बोर्ड जहाँ पर रोल नंबर लिखा होता है स्टूडेंट का उस पेज को रिमूव कर देता है और उसकी जगह आंसर शीट पर एक फेक कोड नंबर या फिक्टिशियस रोल नंबर कह सकते हैं वो लिख देता है, ताकि जो बोर्ड एग्ज़ाम की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो मेंटेन रहे, सीक्रेसी मेंटेन रहे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एवरी स्टूडेंट इज असाइंड अ बोर्ड रोल नंबर, देन बोर्ड रोल नंबर इज असाइंड अगेन अ फेक कोड नंबर। तो इनडायरेक्टली एवरी स्टूडेंट इज रिलेटेड विद द कोड नंबर। बाद में जब वो बोर्ड को रिजल्ट डिक्लेयर करना होता है तो जो भी कोड नंबर अपलोड किया उससे रिवर्स प्रोसेस से बोर्ड रोल नंबर वापस ऑब्टेन किया जाता है और फिर बोर्ड रोल नंबर से उस स्टूडेंट के नाम तक पहुंचते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। अब इस प्रोसेस को हम फंक्शंस के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, अगर हम एक फंक्शन इमेजिन करें जो नेम ऑफ स्टूडेंट्स पर ऑपरेट होता है, यानी इस फंक्शन का जो डोमेन है वो सेट ऑफ नेम ऑफ स्टूडेंट्स है और उन पर ऑपरेट होता है ये फंक्शन। और इस पर ऑपरेट होने के बाद जो हमें वैल्यू मिलती है वो है बोर्ड रोल नंबर। सो एवरी स्टूडेंट्स नेम इज रिलेटेड विद बोर्ड रोल नंबर विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन एफ। और एक जी फंक्शन लेते हैं जो एवरी बोर्ड रोल नंबर को जो है कोड नंबर से रिलेट कर देता है। तो एक फंक्शन तो हो गया जो स्टूडेंट नेम को बोर्ड रोल नंबर से रिलेट करता है। दूसरा फंक्शन जो है वो बोर्ड रोल नंबर की इमेज जो है वो कोड नंबर बना देता है। तो जो नेम ऑफ स्टूडेंट अल्टीमेटली इज रिलेटेड विद दी कोड नंबर। तो हम एक ऐसे फंक्शन की इमेजिनेशन करने जा रहे हैं जो सीधे ही स्टूडेंट के नेम को कोड नंबर से रिलेट कर दे। तो ऐसे एक फंक्शन को हम सपोज हम एच नाम देते हैं। तो एच व्हेन ऑपरेटेड ऑन द नेम ऑफ स्टूडेंट वी गेट कोड नंबर। तो ये जो एच है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू फंक्शंस एफ एंड जी, क्योंकि इन दोनों से मिलकर ये फंक्शन बना है एच, इसलिए इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एफ एंड जी और इट विल बी डिनोटेड बाई जी ओ एफ। तो जी ओ एफ इज़ द कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ टू फंक्शंस। तो देखिए कैसे काम करेगा व्हेन जी ओ एफ। तो ये जी ओ एफ जब नेम पर ऑपरेट होगा तो सबसे पहले ये जो नेम है ये इस पर ये फंक्शन एफ ऑपरेट होगा, जो इमीडिएटली इसके पहले नज़र आ रहा है। ये फंक्शन एफ पहले इस पर ऑपरेट होगा और जैसे ये फंक्शन ऑपरेट होगा इस नेम को वो कन्वर्ट कर देगा बोर्ड रोल नंबर में। तो हमें जो है यहाँ बोर्ड रोल नंबर मिल जाएगा। नाउ बोर्ड रोल नंबर पर जब ये फंक्शन जी ऑपरेट होगा तो हमें कोड नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से ये जो फंक्शन बना दोनों फंक्शन एफ और जी के कॉम्बिनेशन से, तो उस फंक्शन की मदद से हम जो है एवरी स्टूडेंट को जो है उसके कोड नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं या रिलेटेड कर सकते हैं। तो ये इस तरह से जो है दो फंक्शंस का कंपोजिशन बनता है। अब हम इसको जो है एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ देखिए तीन सेट दे रखे हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी। और जो फंक्शन एफ है इट इज़ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फंक्शन जी फ्रॉम सेट बी टू सेट सी। और अब ये जो फंक्शन एफ है वो सेट ए के जो एलिमेंट्स है उन पर ऑपरेट होता है। तो मान लीजिए सेट ए का एक एलिमेंट है एक्स और इस पर ये फंक्शन एफ ऑपरेट होता है, तो हमें एफ एक्स मिल रहा है और लेट अस सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब ये जो जी है फंक्शन ये सेट बी से सेट सी में है, तो सेट बी के एलिमेंट इस वाई पर ये जी जब ऑपरेट होता है तो हमें मिलेगा जी वाई, या कह सकते हैं जी एफ एक्स। तो आंसर आता है सपोज जेड। तो इस तरह से ये दो फंक्शन है, एफ जो है एक्स की इमेज वाई बना देता है और जो जी है वो वाई की इमेज जेड बना देता है। तो अब हम एक नया फंक्शन ले रहे हैं यहाँ पर जी ओ एफ, जो डायरेक्टली सेट ए के एलिमेंट्स को
सेट सी के एलिमेंट से रिलेट करता है। तो ये जो जी ओ एफ फंक्शन है ये डायरेक्टली इस एक्स की जो इमेज है वो हमें सीधे ही ये जेड दे देता है। तो ये जी ओ एफ है, ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिखा है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी और एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। सिमिलरली जी इज ए फंक्शन फ्रॉम बी टू सी और जी व्हेन ऑपरेटेड ऑन वाई वी गेट जेड। सो composition of f and g is called GOF. GOF is a function which is composed of these two functions f and g. इनसे मिलकर बना है। देखिए GOF जो है is a function from set A to set C. अब देखिए GOF when operated on x, तो ये किस तरह से काम करेगा। सबसे पहले ये जो x के इमीडिएटली पहले जो फंक्शन दिख रहा है f, ये सबसे पहले ये इस पर ऑपरेट होगा। इसको इस तरह से लिखेंगे, जब हम ऐसा लिखेंगे ब्रैकेट बना देंगे और इस ओ को रिमूव कर देंगे, तो यहाँ एफ एक्स हो गया। फिर अब एफ एक्स जो है इसकी वैल्यू वाई है और इस वाई जो है वो सेट बी का एलिमेंट है। अब उस पर जैसे ही ये जी ऑपरेट होगा तो हमें एक नई वैल्यू मिलेगी जो कि सेट सी से होगी। तो इस तरह से जी ओ एफ फंक्शन किसी भी एलिमेंट पर ऑपरेट होता है तो किस तरह से आंसर आता है वो आप यहाँ से इस प्रोसेस से समझ सकते हैं। और यहाँ जो जी ओ एफ जिस एलिमेंट पर ऑपरेट हो रहा है ये एलिमेंट सेट ए से होगा। तो यहाँ से भी हमें ये पता लग रहा है कि जी ओ एफ की जो डोमेन है वो ए है और जी ओ एफ की जो को डोमेन है वो सी है। और देखिए यहाँ पर जी ओ एफ ए टू सी देन व्हेन जी ओ एफ इज ऑपरेटेड ऑन एक्स। तो इस तरह से सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। अब फिर से देखिए, इसमें जो है जो जी ओ एफ है इसकी जो डोमेन है हमने देखी पहले जी ओ एफ ए से सी में है। सो जी ओ एफ की डोमेन ए हो गई और जो एफ है उसकी डोमेन भी ए है। तो जी ओ एफ फंक्शन की जो डोमेन होती है वो एफ की डोमेन के बराबर है। इसी तरह से जी ओ एफ की जो को डोमेन है वो सी है, तो ये जो को डोमेन है वो जी की को डोमेन के बराबर है। तो इस तरह से आप इसमें समझ सकते हैं कि डोमेन और को डोमेन जो कंपोजिट फंक्शन की है वो इनके जो कंपोनेंट फंक्शन है उनकी डोमेन को डोमेन से कैसे रिलेटेड है। और अब हम देखते हैं, देखें एफ ओ जी कैलकुलेट करते हैं। एफ ओ जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज एफ ओ जी एक्स पर ऑपरेट होता है, तो अब ये एक्स जो है वो इस बी का एलिमेंट हुआ, क्योंकि जो एक्स पर इमीडिएटली जो ऑपरेट हो रहा है वो जी है और जी अपने डोमेन के किसी एलिमेंट पर ही ऑपरेट हो सकता है। सो जी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए हमें जो एक्स एलिमेंट है वो इसका होना चाहिए, बी का होना चाहिए। तो अब जी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो इस सी से होगी, बिलोंग करेगी, क्योंकि इसकी जो इमेज होती है वो इमेज जो है वो सेट सी पर जाती है। तो अब ये जो जी एक्स है ये एंटायर वैल्यू जो है बिलोंग्स टू सी, लेकिन जो फंक्शन एफ है ये तो इसका जो डोमेन है ए उस पर ऑपरेट होता है। तो जी एक्स जो है अगर सेट ए में नहीं हुआ तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जी एक्स तो सेट सी का एलिमेंट है। सो एफ कैन नॉट बी ऑपरेटेड ऑन दिस जी एक्स, सो दिस वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो एफ ओ जी है उसको हम इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि इन जनरल जी ओ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ओ जी। तो ये जो एफ एंड जी के कंपोजिशन से हमने जो नया फंक्शन बनाया जी ओ एफ, तो यहाँ जो ये कंपोजिशन ऑपरेशन है ये दिस ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। सो जी ओ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ओ जी। तो ध्यान रखिएगा कि जो कंपोजिशन ऑपरेशन ऑन फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। अब हम एग्जांपल लेते हैं, एनसीईआरटी एग्जांपल 15। सपोज दिस फंक्शन एफ इज फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट एंड जी इज फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट। और इस तरह से डिफाइन किया गया है कि जब एफ 2 पर ऑपरेट होता है, फंक्शन एफ 2 पर ऑपरेट होता है तो हमें इस जो कोडोमेन के जो एलिमेंट्स हैं उनमें से 3 पर जाता है। इसी तरह से जब 3 पर ऑपरेट होता है तो 4 मिलता है, 4 पर ऑपरेट और 5 पर ऑपरेट होता है तो 5 मिलता है। इसी तरह से G3 की वैल्यू 7, G4 की वैल्यू 7 है और ये वैल्यू है। तो हमें GOF फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करना है तो इसको देखिए, यहाँ हमें वैल्यूज़ गिवन है और इसके बेसिस पर अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो देखिए जो फंक्शन f है वो 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 पर ऑपरेट हो रहा है और जो आंसर्स मिल रहा है हमें वो है 3, 4, 5, 9, 3, 4, 5, 9, 5 भी मिल रहा है। और सेट जो सेकंड सेट था उसके अंदर जो एलिमेंट्स थे ना वो 3, 4, 5, 9। ये जो f है इसका जो कोडोमेन था, पहले देखिए इस f का जो कोडोमेन है 3, 4, 5, 9 है। और जो एक तो सेट 2, 3, 4, 5, दूसरा सेट 3, 4, 5, 9, तीसरा सेट जो है 7, 11, 15 है। ये तीनों सेट मैंने यहाँ पर डायग्राम में शो कर रखे हैं। तो फंक्शन f तो इस सेट से इस सेट में है, दूसरा g है वो इस सेट से इस सेट में है। तो अब ये जो 2 है उसकी इमेज यहाँ 3 है अकॉर्डिंग टू दिस गिवन कंडीशन।
F2 इज इक्वल टू 3, सिमिलरली F3 इज इक्वल टू 4, F4 इज इक्वल टू 5, F5 इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से जो है फंक्शन जो है इसकी जो इमेजेस बन रही है वो यहाँ से हो रखी है। सिमिलरली जो G है वो 3 इसकी वैल्यू 7 है, G4 की वैल्यू 7 है, G5 11 और G9 भी 11 है। तो इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ दे रखी है। अब हमें GOF कंस्ट्रक्ट करना है। तो GOF क्या करता है कि इस 2 को डायरेक्टली रिलेट कर देगा, यहाँ देखिए 7 से, क्योंकि 2 की इमेज पहले F ने बनाई 3 G ने बनाई 7, तो एक तरह से 2 की जो फाइनल इमेज है वो 7 बन गई। तो GOF इज ए फंक्शन विच डायरेक्टली रिलेट्स दिस 2 विद दी 7। सो GOF when operated on 2 we will get 7. Similarly when GOF is operated on 3 we get 7 again. Similarly GOF when operated on 4 we get finally 11. और जब GOF 5 पर ऑपरेट होता है तो भी हम देखिए यहाँ पर हमें 11 मिल रहा है। तो यहाँ जो हम समझ सकते हैं GOF 2, तो GOF अगर हम पहले 2 पर ऑपरेट करते हैं तो सबसे पहले इमीडिएटली F ऑपरेट होगा, तो हमें मिल रहा है F2 G3 मिल जाएगा। F2 जो है F2 की वैल्यू 3 मिलेगी, F2 की वैल्यू 3 हो गई, फिर G3 7 आ रहा है। इसी तरह से तो इस पूरे डायग्राम से और इस ये जो सारा जो डिस्क्रिप्शन यहाँ दे रखा है उसको हम समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। आप इसको पॉज करके वीडियो को इस जगह पॉज करके इन स्टेप्स को ध्यान से समझ सकते हैं। अब देखिए GOF कैन ऑल्सो बी रिटन एज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो देखिए इस पर 2 पर जब ऑपरेट होता है तो हमें मिलता है 7, तो 2,7 इज एन ऑर्डर्ड पेयर। सिमिलरली जब ये 3 पर ऑपरेट होता है, GOF जब 3 पर ऑपरेट होता है फाइनली हमें 7 मिलता है, तो 3,7 इज एन ऑर्डर्ड पेयर इन दिस कलेक्शन GOF। सिमिलरली जब ये 4 पर ऑपरेट होता है तो हमें 11 मिल रहा है। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स है वो हम लिख सकते हैं, और GOF एक ऑर्डर्ड पेयर के कलेक्शंस के रूप में हम लिख सकते हैं। तो GOF ये हो गया फाइनली, और इसको हम इस फॉर्मेट में भी दे सकते हैं। ये भी आंसर सही है, और इस तरह से लिखेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हमें GOF और FOG फाइंड आउट करना है। FR2R और GR2R दोनों ही रियल फंक्शन है। F एंड G बोथ रियल फंक्शंस, क्योंकि डोमेन और कोडोमेन दोनों ही रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर है। और fx की वैल्यू cos x और gx की वैल्यू 3x² दे रखी है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे और हम देखेंगे कि GOF और FOG इन जनरल दे आर नॉट फाउंड टू बी इक्वल। देखिए सॉल्यूशन देखिए, GOF x इज इक्वल टू GOF, जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे FOG और GOF, तो एक्चुअली सबसे पहले देखिए FR2R है, G भी R2R है, तो GOF विल ऑल्सो बी फ्रॉम R to R, GOF भी R से R में हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसकी डोमेन कोड और डोमेन और कोडोमेन बता देंगे। तो GOF की जो डोमेन है वो R और कोडोमेन भी R, तो GOF इज़ फ्रॉम R to R। फिर हम वैल्यू निकालते हैं, GOF x निकालते हैं, तो GFX, अब यहाँ पर fx की वैल्यू cos x है तो यहाँ रख देते हैं cos x। अब cos x पर ये ऑपरेट होगा G, तो gx की वैल्यू है 3x², तो जहाँ पर भी x है वहाँ हम cos x लिख देंगे, तो यहाँ हम cos x लिख देते हैं। तो ये G व्हेन ऑपरेटेड ऑन cos x, इट मीन्स ये क्या करता है, जो भी यहाँ वैल्यू होती है उसका स्क्वायर करके उसको 3 से इंटू कर देता है। तो यहाँ जो cos x है उसका स्क्वायर किया और उसको 3 से इंटू कर देगा। ये फंक्शन जो है क्या कर रहा है वो हमें पता लग रहा है यहाँ से, 3x² जो gx की वैल्यू दे रखी है उससे, तो 3 cos² x। और सिमिलरली हम अगर FOGX निकालते हैं तो उसके लिए सबसे पहले इमीडिएट जो फंक्शन दिख रहा है G, पहले वो ऑपरेट होगा, तो gx की वैल्यू यहाँ से 3x² हो गई। अब जो पहला फंक्शन है वो ऑपरेट होगा f, तो f जब ऑपरेट होता है तो ये क्या करता है, जो भी वैल्यू होती है उसके पहले कोसाइन लगा देता है। तो देखिए 3x² है, तो 3x² के पहले कोस लगा देगा, तो कोसाइन ऑफ 3x² हो गया। तो अब यहाँ मैच करके देखते हैं कि GOFX की वैल्यू आ रही है 3 cos² x और FOGX की वैल्यू आ रही है cos 3x²। तो ये दोनों वैल्यूज़ अनइक्वल है, ये दोनों वैल्यूज़ अनइक्वल है। सो GOF इज़ नॉट इक्वल टू FOG, ये वाला पार्ट हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इन जनरल समझ सकते हैं कि ये जो है वो इसके इक्वल नहीं आ रहा है। जब x की वैल्यू 0 होगी तो हम यह देख सकते हैं कि दोनों ये इक्वल आ जाएगी, लेकिन x को छोड़कर बाकी इन जनरल जो है ये वैल्यूज़ अनइक्वल आएगी। सो GOF इज़ नॉट इक्वल टू FOG। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव।
नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एनसीईआरटी एग्जांपल है। एक फंक्शन है एफ, ये इस आर माइनस ब्रैकेट 7/5 से आर माइनस ब्रैकेट 3/5 पर है और एफ एक्स की वैल्यू इस फॉर्मूले से दी जा रही है। इसी तरह से दूसरा फंक्शन है जो इस सेट से इस सेट में डिफाइन है और इससे वैल्यू दी जाती है। और एफ ओ जी है, हमें शो करना है कि एक आइडेंटिटी फंक्शन है। ये जो आई ए एंड आई बी, आई ए एंड आई बी, ये दोनों की दोनों ही जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन है। तो एफ ओ जी भी एक आइडेंटिटी फंक्शन है, ये हमें शो करना है। जी ओ एफ भी एक आइडेंटिटी फंक्शन है, ये शो करना है। और एफ ओ जी जो आइडेंटिटी फंक्शन है ये सेट ए पर डिफाइन है और जी ओ एफ जो है वो इस सेट बी पर डिफाइन है, ये हमें शो करना है। तो इसको शो करने के लिए सबसे पहले तो हमें देखें कि जो आर माइनस ये जो ब्रैकेट 7/5 है, आर माइनस ब्रैकेट 7/5 ये बी है और ये जो पार्ट दिख रहा है ये वाला पार्ट ए है। तो हम इसको शॉर्ट में थोड़ा लिख लेते हैं कि यहाँ पर जो है फंक्शन एफ इज एक्चुअली फ्रॉम सेट बी टू ए। ये जो पार्ट है ये बी है, यहाँ दे रखा है बी है, और ये जो पार्ट है पूरा ये वाला पार्ट ए है। सो फंक्शन एफ इज़ फ्रॉम बी टू ए, सिमिलरली जी इज़ फ्रॉम ए टू बी, ये जस्ट रिवर्स है। तो ये जी ए से बी में फंक्शन है। और इसको हम डायग्राम में शो करें तो देखिए जो f है वो तो b से a है, तो यहाँ मैंने b और a और इस b को वापस रिपीट किया है। तो b से a में तो फंक्शन f है और g जो है ना इज़ फ्रॉम a टू b है। और अब इसका जो कंपोजिट फंक्शन हमें देखना है जी ओ एफ, तो जी ओ एफ विल बी डेफिनेटली फ्रॉम बी टू बी। तो जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की, तो उसके बेसिस पर हम समझ सकते हैं कि जी ओ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम बी टू बी। और सिमिलरली जी ओ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम बी टू बी। और अगर हम एफ ओ जी की बात करें तो एफ ओ जी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग इस तरह से आएगा। सबसे पहले जी बनाना पड़ेगा, फिर एफ, तो जी जो है फ्रॉम ए टू बी, एफ इज़ फ्रॉम बी टू ए, तो एफ ओ जी विल बी फ्रॉम ए टू ए। तो एफ ओ जी इज़ फ्रॉम ए टू ए। तो ये तो कन्फर्म हो गया है कि एफ ओ जी इज़ ऑन सेट ए और जी ओ एफ इज़ ऑन सेट बी। तो इसलिए ये तो कन्फर्म हो गया है कि ये जो दोनों ही फंक्शन है वो किस सेट पर डिफाइन है, ये हमें पता लग गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जी ओ एफ एक्स की। तो जी ओ एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये हमें एफ एक्स की वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन में, ये जी एक्स की वैल्यू दे रखी है। तो हम जी ओ एफ एक्स निकालते हैं। अब एफ एक्स सबसे पहले हम इसमें एफ ऑपरेट होगा, तो एफ एक्स की वैल्यू है 3x + 4/5x - 7, तो ये वैल्यू हमने रख दी। अब इस पर जी ऑपरेट होगा, तो जी की वैल्यू जी एक्स इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो जहाँ भी एक्स होगा, ये जो एक्स लिख रखा है यहाँ, इस x की जगह हम ये वैल्यू पूरी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये फॉर्मूला जब हमने अप्लाई किया यहाँ, तो 7 इंटू यहाँ जहाँ भी x लिखा हुआ उसकी जगह पूरा ये पुट कर दिया। तो इस तरह से ये वैल्यू रखी और इसको फिर हम फाइनली सॉल्व कर लेंगे। और इसको सॉल्व करके हम पाते हैं कि जी ओ एफ एक्स इज़ अल्टीमेटली इज इक्वल टू एक्स। तो जब भी ये किसी x पर ऑपरेट होता है तो हमें फाइनली वापस x ही मिल रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जी ओ एफ एक आइडेंटिटी फंक्शन है और जी ओ एफ जो कि b से b में है, तो डेफिनेटली दिस इज एन आइडेंटिटी फंक्शन विच इज़ डिफाइंड ऑन दिस सेट b। अब अगर हम एफ ओ जी कैलकुलेट करते हैं तो एफ ओ जी के लिए सबसे पहले हम इमीडिएट जो जी फंक्शन है उसको x पर ऑपरेट करेंगे। तो जी एक्स की वैल्यू यहाँ पर ये दे रखी है 7x + 4/5x - 3, ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। उसके बाद हम f ऑपरेट होगा। अब f की वैल्यू ये है हमारे पास, तो f में जहाँ भी ये x है उस x को हम जो है वो 3x + 4/5x - 7 से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ जो ये x दिख रहा है, ये जो इसको पूरी वैल्यू है, ये पूरी की पूरी वैल्यू जब इस ऐप पर ऑपरेट होगी, यहाँ पर ऐप पर ऑपरेट होगी, तो यहाँ तो 3 है और इस x की जगह हम ये पूरा सब्सटीट्यूट कर देंगे 7x + 4/5x - 3। तो इसको काम में लेके हम यहाँ देखते हैं 3 इंटू यहाँ जहाँ x लिखा हुआ है उसकी जगह ये पूरा सब्सटीट्यूट कर दिया और +4, ये +4 है, फिर 5 और ये जो जहाँ भी x लिखा हुआ उसकी जगह ये पूरी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी हमने, ये वाली पूरी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी और फिर माइनस ये है और 7 ये है। तो ये सब वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद हम पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेंगे, फिर डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेंगे। 5x - 3 दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद फिर ये स्टेप्स आएगा, इसको आगे सॉल्व करने पर 41x/41। तो फाइनली यहाँ पर भी हमें x मिल रहा है। तो व्हेन एफ ओ जी ऑपरेटेड ऑन x वी अगेन गेट x। तो सेम वैल्यू आ रही है, तो डेफिनेटली एफ ओ जी इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। और सिंस एफ ओ जी इज ए फंक्शन फ्रॉम a to a, so एफ ओ जी is an identity function which is defined on the set A। तो हम यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ मान लीजिए दो फंक्शन है f एंड g, f a से b में है और g b से c में है और सपोज बोथ द फंक्शंस आर 1 1। तो हमें प्रूव करना है कि इनका जो कंपोजिट फंक्शन है जी ओ एफ जो a से c में है ये भी 1 1 होगा। यानी कि इन जी ओ एफ
जो कंपोजिट फंक्शन है, ये कंपोजिट फंक्शन जिन दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एफ और जी से मिलकर बना है, तो अगर एफ और जी दोनों 1 1 है, एफ एंड जी बोथ आर 1 1, देन देयर कंपोजिट फंक्शन जी ओ एफ विल ऑल्सो बी 1 1। ये हमें प्रूव करना है। और किसी भी फंक्शन को हमें 1 1 प्रूव करना होता है तो उस फंक्शन के डोमेन से दो एलिमेंट लेते हैं और वहाँ से शुरू करना होता है। तो इस जी ओ एफ का जो जी ओ एफ को चूँकि हमें 1 1 प्रूव करना है, तो जी ओ एफ के डोमेन यानी कि सेट ए के दो एलिमेंट हम लेंगे और उस दोनों एलिमेंट से शुरू करेंगे। तो मान लीजिए कि जो ये जो डोमेन है सेट ए, इसके हमने दो एलिमेंट लिए, एक तो x1 और एक x2 लिए, और दोनों की जो इमेजेज है उनको इक्वल ले लेते हैं। यानी x1 और x2 की जो इमेजेज है GOF अंडर GOF के अंतर्गत दोनों जो एलिमेंट x1 और x2 है, इनकी जो इमेजेज है उनको हम इक्वल लेकर चलते हैं और हम ये देखेंगे कि वो दोनों एलिमेंट्स भी इक्वल आ जाते हैं, तो ये 1 1 प्रूव हो जाएगा। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, GOF x1 इज इक्वल टू GOF x2, यानी इमेजेस इक्वल है। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फंक्शन f ऑपरेट करेंगे। तो जैसे ही फंक्शन f ऑपरेट किया तो fx1, इधर देखें तो fx2 आ रहा है, तो g ऑफ fx1 और g ऑफ fx2। अब यहाँ देखिए कि fx1, अब ये जो g फंक्शन है अल्टीमेटली इट इज़ ऑपरेटिंग ऑन दिस एलिमेंट fx1 और हियर g इज़ अल्टीमेटली ऑपरेटिंग ऑन fx2। तो देखिए जो g फंक्शन है, ये जिस g फंक्शन की के अंतर्गत ये fx1 और fx2 की जो इमेजेज है, एक्चुअली ये पूरी ये वाला पार्ट पूरा दोनों इमेजेज है। तो g सिंस g इज़ 1 1, g एक 1 1 फंक्शन है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि f एंड g बोथ 1 1, तो सबसे पहले हम g 1 1 है ये काम में लेंगे। सिंस g 1 1, सो इमेज और इमेजेज अंडर g आर इक्वल। ये जो इमेजेज है g के अंतर्गत fx1 की इमेज और g के अंतर्गत fx2 की इमेज, ये दोनों इक्वल है। fx1 और fx2 आर दी टू एलिमेंट्स इन द डोमेन ऑफ g और उनकी जो इमेजेज है, ये दोनों इमेजेज है, दोनों इमेजेज इक्वल है, तो डेफिनेटली एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो g के डोमेन का एलिमेंट fx1, यहाँ भी g के डोमेन का एलिमेंट fx2, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ आपको ध्यान से समझना है, सबसे पहले g 1 1 है ये काम आएगा, तो fx1 इज इक्वल टू fx2। अब यहाँ से आसान है, अब देखिए यहाँ पर जो f है और ये जो fx1 और fx2 बोथ आर द इमेजेज ऑफ x1 एंड x2 अंडर द फंक्शन f। तो ये इमेजेज इक्वल है तो एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे सिंस f इज़ 1 1। तो सबसे पहले g 1 1 है वो काम आई है कंडीशन, फिर बाद में f इज़ 1 1 कंडीशन काम आई है, तो फाइनली हमें x1 इज इक्वल टू x2 मिल जाता है। तो हमने यहाँ देखा कि इस GOF के जो डोमेन है उसके दो एलिमेंट लिए थे हमने और दोनों एलिमेंट आर्बिट्रेरीली लिए हैं हमने, x1 एंड x2, तो दो जनरल एलिमेंट हैं, उनकी इमेजेज इक्वल है, यहाँ इमेजेज इक्वल है। फाइनली हम देखते हैं कि वो दोनों एलिमेंट्स भी इक्वल आ जाते हैं, सो फंक्शन इज़ 1 1। तो आप इसमें लॉजिक आप ध्यान से लिखिएगा, सबसे पहले g इज़ 1 1 है ये कंडीशन काम आई है, उसके बाद f इज़ 1 1 कंडीशन काम आई है। तो इसको आप ध्यान से समझिए, जो मैंने बताया है उसको अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो वीडियो को बार बार चलाकर यहाँ पर जो है उसको सुनिए और समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, f और g बोथ आर दी टू फंक्शंस और बोथ आर ऑन टू, तो हमें प्रूव करना है कि उनका जो कंपोजिट फंक्शन है ये भी ऑन टू होगा। पहले हमने प्रूव किया था कि f और g 1 1 है तो कंपोजिट फंक्शन 1 1 होगा। अब हम प्रूव करेंगे f और g अगर ऑन टू है तो उनका जो कंपोजिट फंक्शन है GOF ये भी ऑन टू होगा। अब ऑन टू प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जिस फंक्शन को हमें ऑन टू प्रूव करना है, जैसे GOF को हमें ऑन टू प्रूव करना है, तो GOF के जो कोडोमेन C है उस कोडोमेन C का कोई एलिमेंट लेंगे और फिर हम देखेंगे कि उसकी प्री इमेज जो है वो सेट A में है या नहीं है। अगर सेट A में आ जाती है तो ये फंक्शन जो है GOF फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इस सेट C का एक एलिमेंट लेंगे, तो फर्स्ट वी विल टेक एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट Z बिलोंग्स टू C। तो इस C से कोई एलिमेंट लिया और अब ये देखिए कि चूँकि Z बिलोंग्स टू C है, यहाँ इस C से बिलोंग कर रहा है और G फंक्शन ऑन टू है, G फंक्शन जो है वो फंक्शन G इज ऑन टू, so image of pre-image of this Z will be in the set B under this function G. तो there exists a pre-image Y of Z under G such that GY is equal to Z। तो डेफिनेटली हमें एक ऐसा एलिमेंट इस B में मिलेगा जिसकी इमेज ये Z है, क्योंकि G एक ऑन टू फंक्शन है तो डेफिनेटली ऐसा मिल जाएगा। तो हमें Z की प्री इमेज Y जो है सेट B में मिल जाएगी और इस तरह से मिलेगी कि GY इज इक्वल टू Z हो जाए क्योंकि G ऑन टू है। अब देखिए,
अब हमें एक एलिमेंट हमें मिल गया है y जो सेट बी में है। अब सेट बी में अगर कोई भी एलिमेंट होता है तो उसकी प्री इमेज सेट ए में ज़रूर मिलेगी, क्योंकि f फंक्शन ऑन टू है। तो y के कॉरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट x हमें अंडर f फंक्शन जो है y के कॉरस्पॉन्डिंग एक प्री इमेज ए में सेट ए में हमें मिलेगी। तो फॉर y बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन a विद fx इज इक्वल टू y। डेफिनेटली हमें ऐसा मिलेगा क्योंकि f भी ऑन टू है। तो अल्टीमेटली z हमने सेट c से एक एलिमेंट लिया था, तो z के कॉरस्पॉन्डिंग y एलिमेंट हमें सेट b में मिल गया अंडर दिस फंक्शन g with this condition gy is equal to z. Again y is an element in b, so there will be a corresponding element x in set a under this function f such that fx is equal to y because f is on to। तो z के corresponding एक एलिमेंट हमें x सेट a में मिल रहा है, और अगर हम उस सेट एलिमेंट x पर इस gf को ऑपरेट करते हैं तो देखिए पहले fx देन fx इज इक्वल टू y और फिर जो gy इज इक्वल टू z। तो हमें ये एलिमेंट z के कॉरस्पॉन्डिंग x प्री इमेज जो है वो सेट a में मिल रही है। सो डेफिनेटली gy विल बी ऑन टू। तो यहाँ जो लॉजिकल वे में इसको प्रूव किया है उसको आप ध्यान से समझेंगे, और जिस तरह के लॉजिक दिए गए हैं उनको ढंग से समझकर लिखने का अभ्यास करेंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर दो फंक्शन है, दोनों अगर 1 1 है तो उनका कंपोजिट फंक्शन भी 1 1 होगा, और यदि दोनों फंक्शन ऑन टू है तो उनका जो कंपोजिट फंक्शन है वह भी ऑन टू होगा। इसे आपको याद भी रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।